नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य पथिक पर। नया साल बस आ ही रहा है और इस समय हम सब अपनी सेहत को लेके बड़े बड़े संकल्प लेते हैं। हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो एक आयुर्वेदिक रोड मैप देते हैं, पर इसमें एक बहुत बड़ा दावा है। दावा ये कि अगर हम सिर्फ अपनी दिनचर्या को प्रकृति की लय के साथ मिला लें तो शायद दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। तो आज हमारा मिशन है इस प्राचीन ज्ञान को समझना और ये देखना कि क्या ये आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल है भी या नहीं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं है। इसे आप एक तरह से इंसान के शरीर के लिए एक यूजर मैनुअल समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि हमारा शरीर, हमारा मन प्रकृति के साथ कैसे काम करता है, और जब हम उस कनेक्शन का सम्मान करते हैं तो स्वास्थ्य अपने आप आता है। ये दिनचर्या बस उसी सम्मान का एक तरीका है। वो शायद आज के जमाने में सबसे मुश्किल है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी सुबह 4:30 से 5:30 के बीच, जहां लोग देर रात तक काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैं। ये कितना यथार्थवादी है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, आयुर्वेद एक आदर्श स्थिति की बात करता है। ब्रह्म मुहूर्त को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस समय प्रकृति में एक शांति होती है, एक सात्विक ऊर्जा होती है। सात्विक ऊर्जा मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि उस वक्त दुनिया का शोर शराबा शुरू नहीं हुआ होता। हवा साफ होती है, आपका दिमाग भी दिन भर के विचारों से भरा नहीं होता। वो एक कोरे कागज की तरह होता है। अच्छा। आज का हार्मोनल साइंस भी इसे सपोर्ट करता है। सुबह के इस वक्त हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल वो स्वाभाविक रूप से कम होता है। तो जब हम उस शांति में उठते हैं तो दिन की शुरुआत एक शांत और स्थिर बेसलाइन से करते हैं। मतलब ये सिर्फ जल्दी उठने की जिद नहीं है, बल्कि उस खास शांत माहौल का फायदा उठाने की बात है। लेकिन फिर भी 4:30 बजे अगर ये मुमकिन ना हो तो इसे एक लक्ष्य की तरह देखें, सजा की तरह नहीं। अगर 4:30 नहीं तो 6 बजे उठने की कोशिश करें, वो भी नहीं तो 6:30। सिद्धांत ये है कि आप सूरज उगने से थोड़ा पहले उठें। धीरे धीरे जब आप इसके फायदे महसूस करेंगे तो शरीर खुद ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये सुनने में थोड़ा करने लायक लग रहा है। तो मान लीजिए हम उड़ गए। इसके बाद हमारे स्रोत 3 जरूरी कदमों पर जोर देते हैं। पहला है गुनगुना पानी पीना। ये तो काफी सरल लगता है, पर क्या इसके पीछे भी कोई गहरा विज्ञान है? हाँ, इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। आयुर्वेद में इसे उषापान कहते हैं। सोचिए, रात भर हमारा पाचन तंत्र आराम कर रहा होता है ना। हाँ। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना उस सोए हुए सिस्टम को एक बहुत ही सौम्य गुड मॉर्निंग कहने जैसा है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को जगाता है, आंतों को साफ करता है और जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का रास्ता बनाता है। शरीर को अंदर से जगाने के बाद अगला फोकस शरीर की बाहरी सफाई पर है। दांत और जीभ। यहाँ पर नीम या बबूल की दातून का जिक्र है, जो आजकल मिलना थोड़ा मुश्किल है, और जीभ साफ करने पर खास जोर दिया गया है। ये इतना जरूरी क्यों है? जीभ की सफाई का जो बिंदु है वो आयुर्वेद के सबसे शानदार डायग्नोस्टिक टूल्स में से एक है। आयुर्वेद कहता है कि आपकी जीभ पर जो सफेद या पीली परत जमती है ना रात भर में, हाँ, वो सिर्फ मुंह की गंदगी नहीं है, वो आपके पाचन तंत्र का एक डेली हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। उस परत को आम कहा जाता है, जो अधूरे पचे भोजन और टॉक्सिन्स का प्रतीक है। एक मिनट, क्या तो आप कह रही हैं कि जीभ पर जमी परत असल में पेट का हाल बता रही है? मैंने इसे कभी इस तरह से नहीं सोचा था। ये तो शरीर का एक बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल जैसा हुआ। बिल्कुल। जब आप सुबह उसे टंग क्लीनर से साफ करते हैं तो आप 2 काम कर रहे होते हैं। एक, आप उन टॉक्सिन्स को वापस शरीर में जाने से रोकते हैं, और दूसरा, आप अपने पाचन तंत्र को संकेत देते हैं कि ठीक है, रात का कचरा साफ हो गया है, अब हम नए भोजन के लिए तैयार हैं। कमाल है। तो सुबह के ये छोटे छोटे काम असल में हमारे पूरे सिस्टम को रिबूट करने जैसे हैं। शरीर अंदर और बाहर से साफ हो गया, अब शायद इंजन स्टार्ट करने का समय है। स्रोत 20-30 मिनट योग, प्राणायाम और ध्यान के लिए सुझाते हैं। ये तीनों एक साथ ही क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये सिर्फ एक वर्कआउट नहीं है, ये शरीर, सांस और मन का तालमेल है। इसे ऐसे समझिए, प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम आपके शरीर के फ्यूल टैंक में हाई ऑक्टेन जीवन ऊर्जा यानी प्राण भरता है। ओके, प्राण ऊर्जा। फिर योगासन वो उस गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग और व्हील अलाइनमेंट जैसा है, शरीर को लचीला बनाता है। और अंत में 5 मिनट का ध्यान,
वो उस गाड़ी के ड्राइवर यानी आपके मन के लिए जीपीएस सेट करने जैसा है। वाह, फ्यूल, ट्यूनिंग और जीपीएस, ये बहुत अच्छी उपमा है। तो हमारी गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट हो गया और उसे रास्ता भी पता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस इंजन में ईंधन कौन सा डालना है। हमारे स्रोतों में भोजन को लेकर जो सलाह है वो एक केंद्रीय विचार के इर्द गिर्द घूमती है, अग्नि। क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से समझा सकती हैं? ऐसा लगता है सारे नियम इसी पर टिके हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर आज की चर्चा से लोग सिर्फ एक बात याद रखें तो वो अग्नि का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अपनी पाचन शक्ति को एक लकड़ी के चूल्हे या अलाव की तरह समझिए। ठीक है, एक लकड़ी का चूल्हा, दिलचस्प है। तो इस चूल्हे के उपमा को नाश्ते पर कैसे लागू करेंगे? देखिए, सुबह जब आप उठते हैं तो ये चूल्हा रात भर बुझा रहने के बाद बस सुलग रहा होता है, उसमें सिर्फ अंगारे होते। अब अगर आप उन अंगारों पे एक गीली भारी लकड़ी डाल देंगे, जैसे पराठे या कुछ तला हुआ, तो क्या होगा? वो जलेगी नहीं, बस धुआं देगी। बिल्कुल, पेट में गैस, एसिडिटी, भारीपन, यही वो धुआं है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि नाश्ता हल्का हो, गर्म हो, जैसे दलिया या पोहा। ये उन सुलगते अंगारों पर सूखी छोटी लकड़ियां डालने जैसा है, जो आग को धीरे धीरे भड़काती हैं। वाह, ये तो एकदम साफ हो गया। तो फिर दोपहर के खाने का समय आता है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि उस वक्त सूरज आसमान में सबसे ऊपर होता है, तो हमारा ये पाचन का चूल्हा भी पूरी तरह धधक रहा होता है। बिल्कुल, दोपहर 12 से 2 बजे के बीच हमारी पाचन अग्नि अपने चरम पर होती है। ये वो समय है जब आप उस चूल्हे पर सबसे बड़ी लकड़ी भी डाल सकते हैं और वो उसे आसानी से जलाकर ऊर्जा में बदल देगा। इसीलिए दोपहर का भोजन आपका दिन का सबसे बड़ा भोजन होना चाहिए। तो ये जो कहावत है कि दोपहर का खाना राजा की तरह खाओ, वो इसी तर्क पर आधारित है। सब जुड़ रहा है अब। तो इसी तर्क से रात के खाने के समय तक जब सूरज ढल जाता है तो हमारा चूल्हा भी फिर से शांत होकर सुलगते हुए अंगारों में बदल जाता है। इसीलिए रात का खाना सबसे हल्का और सबसे जल्दी होना चाहिए। हल्का डिनर जैसे सूप या उबली सब्जियां उन अंगारों को रात भर शांत रहने देती हैं। और अगर भारी खाना खा लिया तो? अगर आप रात में भारी खाना खाते हैं तो ये उन अंगारों पर कचरे का ढेर फेंकने जैसा है। वो पचेगा नहीं, बस पेट में पड़ा रहेगा, टॉक्सिन्स बनाएगा। दही जैसी ठंडी चीजों को रात में मना करने का भी यही कारण है। ये आग पर पानी डालने जैसा है। ये अग्नि वाली उपमा ने तो खाने से जुड़े सारे क्या और क्यों को एक ही बार में समझा दिया है। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही तार्किक सिस्टम है। बिल्कुल, और मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरे एक क्लाइंट थे जो हमेशा शाम को 4 बजे के बाद बहुत थके हुए और चिड़चिड़े रहते थे। अच्छा। हमने उनकी जिंदगी में सिर्फ एक बदलाव किया। उनका भारी डिनर जो वो रात 10 बजे खाते थे, उसे शाम 7:30 बजे एक हल्के सूप से बदल दिया। 1 हफ्ते के अंदर ही उनका कहना था कि जैसे शरीर से कोई बोझ उतर गया हो। ये तो बहुत शक्तिशाली है। तो चलिए दिन के समापन की ओर बढ़ते हैं। शाम की दिनचर्या और नींद। स्रोत कहते हैं कि शाम को टहलना चाहिए और सोने से कुछ देर पहले मोबाइल टीवी बंद कर देना चाहिए। ये सलाह तो हम सब ने सुनी है, पर आयुर्वेद का इस पर क्या विशेष दृष्टिकोण है? आयुर्वेद का दृष्टिकोण हजारों साल पुराना है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में ये पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। जब आप देर रात तक स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी देखते हैं तो वो आपके दिमाग को संकेत देती है कि अभी भी दिन है, जागते रहो। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। ये हमारे नींद के हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को रोक देता है। आयुर्वेद कहता है कि शाम का समय शांत होने का है, अपने मन को दिन भर की उथल-पुथल से समेटने का है। मोबाइल और टीवी उस उथल-पुथल को और बढ़ाते हैं। और सोने के समय पर भी खास जोर है, रात 10 बजे तक सो जाना। इसके पीछे क्या तर्क है? 10 बजे का बहुत खास महत्व है। रात 10 बजे से 2 बजे के बीच का जो समय है वो शरीर का प्राइम टाइम रिपेयर और डिटॉक्स का समय होता है। रिपेयर और डिटॉक्स? हाँ, इसे आप शरीर की नाइट शिफ्ट में काम करने वाली मेंटेनेंस टीम समझ सकती हैं। इसी समय हमारा लिवर खून साफ करता है, कोशिकाएं अपनी मरम्मत करती हैं और दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है। अगर आप इस समय जगे हुए हैं तो ये मेंटेनेंस टीम अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ कुछ अच्छी आदतों की लिस्ट नहीं है। ये असल में अपने शरीर की आंतरिक घड़ी को प्रकृति की बाहरी घड़ी के साथ सिंक्रोनाइज करने का एक पूरा विज्ञान है। स्रोत के अंत में एक बहुत अच्छा नए साल का संकल्प भी सुझाया गया है। समय पर उठना, अपनी अग्नि का सम्मान करना और मोबाइल से ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। बिल्कुल। और इसी बात पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी।
ये जो पूरा खाका हमने आज डिस्कस किया, ये एक आदर्श दिनचर्या है ना? इससे सुनकर अभिभूत होना या ये सोचना कि ये सब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत स्वाभाविक है। तो मेरी सलाह ये है कि इसे एक मेन्यू की तरह देखें, एक नियम पुस्तिका की तरह नहीं। मतलब सब कुछ एक साथ करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल नहीं। उसके बजाय खुद से ये पूछें कि इस पूरे मेनू में से वो कौन सी एक छोटी सी डिश है जिसे मैं कल से ही अपनी जिंदगी की प्लेट में शामिल कर सकता हूँ। शायद वो सिर्फ सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना हो, या शायद रात को सोने से सिर्फ 1 घंटा पहले मोबाइल को बंद कर देना हो। कोई भी एक चीज, क्योंकि एक साथ 10 बड़े बदलाव लाने की कोशिश अक्सर नाकाम हो जाती है, लेकिन एक छोटी सी आदत को अपनाना आसान होता है। और जब वो एक आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तब आप अगली आदत को चुन सकते हैं। शुरुआत हमेशा एक छोटे सहज कदम से होती है।